हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एसएचएम का ये लास्ट वीडियो होगा और ये लास्ट ही होगा और मोस्ट प्रोबेबली 10th वीडियो होगा ये, ठीक है। तो 9th वीडियो में हम लोगों ने बहुत सारी बातें कर ली थी, ठीक है, और वहीं तक ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी था। अब हम लोग जो है कुछ चीज़ें देख लें। जैसे हम लोग आए थे और पढ़ रहे थे डैम फ्री ऑसिलेशन, जिसमें कि डैम्पिंग हो और उसमें कोई भी फोर्स ना लगा हो, ठीक है, जिसकी बात हम लोग पिछले वीडियो में किए थे, ठीक है। तो हमने देखा था कि एक स्प्रिंग मास सिस्टम है, लेकिन हमको पता है कि इसमें फ्रिक्शन भी होता है। फ्रिक्शन को हम अलग से रिप्रेजेंट करते हैं इस डैम्पर के मदद से, ठीक है, जिसका कोफिशिएंट b होता है और इसका ये k होता है, ठीक है, इसका मास m है। और इफ़ वी आर डिस्प्लेसिंग इन दिस डायरेक्शन देन विल हैव, जो इक्वेशन हमारे पास आया था वो आया था mx डबल डॉट प्लस bx डॉट प्लस kx इज इक्वल टू 0। ये हम लोग वहाँ पे देख लिए थे, ठीक है। और हम लोग फिर बोले थे कि इसका फिर सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे, ठीक है, बिल्कुल सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। अब इसके आगे थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, तो वो थोड़ा बहुत आप, क्योंकि आपके सिलेबस में है नहीं एक्चुअली में, थोड़ा बहुत बताएंगे तो मज़ा आएगा आपको, और कोई खास बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम इसको ये तो हालांकि इक्वेशन है, ये क्या था आपको याद होगा, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, कई बुकों में क्या करते हैं कि इसको ये m को m से डिवाइड कर देते हैं, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दिस इज व्हाट पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस कंडीशन, ठीक है, डैम्प्ड फ्री ऑसिलेशन या फिर एसएचएम, ठीक है, ये कंडीशन है, ठीक है। तो इसके बारे में अब हम लोगों को पढ़ना है दोस्तों। इसका सॉल्यूशन बोले थे आपको कि हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तो इसका सॉल्यूशन पढ़ने के लिए थोड़ा मैथमेटिक्स है जो केवल ध्यान में रखना है आपको, ठीक है ना, और कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसको बस ध्यान में रखिएगा, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो इसको पहले हम लोग रिवाइज कर लिए कि यहाँ तक हम लोग आ चुके थे, इसके आगे हमको जाना है, ठीक है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं दोस्तों। इसका सॉल्यूशन आपको ना ही 10th में पढ़ना था, ना ही 12th में पढ़ना है। ये आगे आप जब ग्रेजुएशन वगैरह इंजीनियरिंग वगैरह करोगे तो वहाँ आपको पढ़ना है ये बेसिकली, या ग्रेजुएशन कोई बंदा एमएससी वगैरह मैथ्स वगैरह करता है, बीएससी, तो उसमें ये पढ़ना है। तो थोड़ा बहुत बस देखेंगे, जैसे कि आपको एक आइडिया लग जाए। हमको बस इसके ग्राफ तक पहुँचना है, और ग्राफ तो हम डायरेक्ट भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन आपके मन में सवाल उठेगा कि कैसे हो गया। तो कैसे होने के लिए हमको इसको थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो, कोई भी, ठीक है। सपोज इफ कोई भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो, सपोज दिए प्लस a प्लस ऐसे, अगर ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, या यहाँ तो चलो 0 है, बट यहाँ पे मान लीजिए कोई फंक्शन है, कोई भी चीज़ है, जैसे कोई भी चीज़ का फंक्शन है, ठीक है। अब ये कांस्टेंट है या कोई फंक्शन है, वो डिपेंड करता है गिवन कंडीशन पे। जैसे इस केस में यहाँ पे 0 है, ठीक है ना, बट जनरल इक्वेशन यही है, ठीक। ध्यान से समझिएगा, इसका जो सॉल्यूशन होता है वो हम किसका निकालेंगे, y का, ठीक है ना। इसका जो सॉल्यूशन निकलेगा, मतलब कि y को कैसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये बात तो तय है कि y इज अ फंक्शन ऑफ x है, y जो है वो क्या है, वो फंक्शन ऑफ x है। ये तो तय बात है, यही हमको निकालना है बेसिकली। इसी का मतलब होता है सॉल्यूशन, ठीक है, कि इसके मदद से, यानी कि y का कौन सा पोर्शन था, y का कौन सा फंक्शन था जिसको डिफरेंशिएट करके और इस तरीके से इक्वेशन में लगा के हमको जो वैल्यू आया ये, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके, जैसे कि नहीं निकालते हैं, जैसे हम लोग ये निकालते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नॉर्मली आप देखते होगे, जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसका एक फॉर्मूला है। इफ आई एम आस्किंग अबाउट कि मुझे इसका सॉल्यूशन बताइए, तो सॉल्यूशन अब क्या बताओगे, x बताओगे, इसका रूट बताओगे क्या है, ठीक है ना, कि क्या x का वैल्यू रखा जाए वो जो वहाँ 0 आ जाइए। उसी तरीके से y का क्या वैल्यू होगा जिसको हम इस तरीके से सजाएंगे तो ये आ जाएगा। बात आई समझ में, उसी को बोलते हैं सॉल्यूशन। तो इसका सॉल्यूशन हमको निकालना है,
ठीक है। हम आपको एक छोटा सा बात और बता देते हैं, कोई भी फिजिक्स में आगे जब आप बढ़ोगे, इंजीनियरिंग करने आओगे, तो आपको हर एक सिस्टम का एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन निकलता है, चाहे वो रॉकेट से निकला हुआ फ्लू गैसेस है, चाहे आपके बाइक का इंजन है, चाहे नोजल जो आप नल में लगाते हो, जैसे पानी गिरता है, जिससे स्पीड में गिरता है पानी, नोजल देखते हो, नोजल टोटी बोलते हैं जिसको, सबका एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, जिसकी मदद से हम ऐसा समझते हैं कि क्या क्या फैक्टर को उसमें चेंज करा जाए जिससे हमारे उस पर्टिकुलर चीज का एफिशिएंसी बढ़ा जाए। ठीक है, तो बेसिकली इन चीजों को हम लोग कहते हैं मैथमेटिकल मॉडलिंग, किसी भी चीजों का मैथमेटिकल मॉडलिंग करना। ठीक है, तो फिजिक्स में आप जैसे आप फिजिक्स पढ़े उसके बाद आप इंजीनियरिंग में जाओगे तो हर एक चीज का एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आता है, और उसका जो सॉल्यूशन आता है वो एक चित्र बताता है आपको कि आपका जो जिस चीज पे आप रिसर्च कर रहे हो वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो अगर ऐसा करना है तो मुझे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन तो आना चाहिए ना, तो वो मिलता है हमको मैथमेटिक्स से, और वो हम पढ़ते हैं इंजीनियरिंग में। इंजीनियरिंग में आपको लगभग पहले तो 3 मैथमेटिक्स है, जाने अभी शायद 4 हो गया है, M1 M2 M3 हम लोगों ने पढ़ा है, और अब शायद M1 M2 M3 और M4 हो गया है। 4 पार्ट है मैथमेटिक्स, उसमें यही सारी चीज़ों को आपको एक्सप्लेन करा गया और अच्छे तरीके से। ठीक है, आप लोग बच्चों जो 12th में मैट्रिसेस वगैरह पढ़ते हो, कितना उसका वास्ट यूज़ है आप लोगों को आगे पता चलेगा। ठीक है, तो छोटा सा चीज़ है, मैं जानता हूँ, इसलिए हम आपको अच्छे से बता देते हैं इसमें कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो y में 2 पोर्शन आता है, एक आता है CF, एक आता है PI। अब भाई ये क्या है, तो CF होता है, इसको बोलते हैं ठीक है, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और इसको बोलते हैं पार्टिकुलर इंटीग्रल। नाम है, जान लीजिए, पार्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, इन दोनों को हमको समझना है एक एक करके। ठीक है, तो इसको समझेंगे, इसको कैसे निकालते हैं। ओके, आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। तो अब हम लोग सबसे पहले, जैसे अगर हमको y सॉल्यूशन निकालना है तो मुझे 2 चीज निकालना आना चाहिए, एक CF और दूसरा PI। ठीक है, तो CF कैसे निकलता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकलता है, मैं बताता हूं आपको। इसके लिए आपको एक चीजें याद करनी पड़ेंगी। क्या याद करना पड़ेगा भाई, देखिए, CF मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए आपको क्या करना है, आपको इक्वेशन लिखना है। इसको y डबल डॉट लिख सकते हैं, प्लस AY डॉट लिख सकते हैं, प्लस BY लिख सकते हैं। इसको डबल डॉट मतलब डबल डिफरेंशिएटेड विथ रिस्पेक्ट टू x, सिंगल डॉट मतलब सिंगल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, इसको आपको कैसे लिखना है दोस्तों, थोड़ा समझिएगा इसको। जैसे आप ऐसा देखिए, इसको लिख ही लीजिए ताकि आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, इसको हम क्या लिखेंगे, d²। याद रखिएगा, इसको लिखते d²। तरीका है, एल्गोरिदम है, ये एल्गोरिदम हमको फॉलो करना पड़ेगा। d² प्लस, फिर लिख लीजिए a, फिर इस पोर्शन को क्या लिखेंगे, d। ठीक है, और प्लस इसको नहीं लिखेंगे फिर b, दैट इज इक्वल टू 0। ये लिखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको बोलते हैं हम लोग ऑक्सिलरी फंक्शन। ऑक्सिलरी फंक्शन, तो ऑक्सिलरी फंक्शन हमको निकाल लेना है। अब ऑक्सिलरी फंक्शन आपको क्या नजर आ रहा है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें d का कुछ रूट्स निकलेगा। मान लो अगर d ऐसा है तो d का कुछ रूट निकलेगा, d1 और d2, क्योंकि इस पे पावर 2 है तो 2 सॉल्यूशन निकलेंगे, d1 और d2। ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब इसी के बेसिस पे हम CF डिफाइन करेंगे। ठीक है, इस पे ध्यान दीजिए, यहां तक आपको पहुंचना होगा हर हाल में, लिख लीजिए इसको। अब ये कैसे निकलता है, कोई हमको तो पढ़ाया गया ना, d इज इक्वल टू वही पुराना वाला फॉर्मूला श्रीधराचार्य वाला, -a
प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस 4, ये 1 है, ये यहाँ पे 1 है और यहाँ पे b है, तो 4b अपॉन 2। अब इसी से आपको दो इक्वेशन आएंगे, दो रूट्स आएगा d1 और d2, इसी से ना आता है d1 और d2, तो निकाल लीजिए उसको। ठीक है, चलिए यहाँ तक अब लिख लीजिए, फिर हम बात करते हैं आगे। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। ये हम क्या सिखा रहे हैं आपको, इसका सॉल्यूशन निकालना, ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना। अच्छा यहाँ पे fx है, ये हमने लिया है ना, वहाँ पे fx, जीरो नहीं लिया मैंने, fx लिया है, बट यहाँ पे आपको जीरो ही लेना है, ध्यान रखिएगा, यहाँ आपको जीरो ही लेना है, एल्गोरिदम है, ये तरीका है, ऐसे ही आगे बढ़ना है। ठीक है, चलिए उसके बाद जब ये आ जाएगा तो कंडीशंस कंडीशंस क्या है कि इफ, पहला कंडीशन, इफ d1 एंड d2 आर रियल नंबर, अगर ये रियल नंबर है दोनों, ठीक है, तो CF क्या हो जाएगा, CF हो जाएगा C1 एक कांस्टेंट है, C1 e टू द पावर, और जो भी d1 d2 आएगा d1x। अब ये x कैसे लिखेंगे, क्योंकि y इज अ फंक्शन ऑफ x, तभी तो इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो हमको पता है कि y इज द फंक्शन ऑफ x, तो यहाँ पे x लिखेंगे d1 इंटू एक्स प्लस C2 इंटू ई टू द पावर d2 इंटू एक्स, ये लिख लेंगे। ठीक, चलिए बहुत अच्छी बात। दूसरा, इफ d1 एंड d2 आर रियल नंबर्स एंड d1 इज इक्वल टू d2, अगर ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों सेम रूट आ जाए, ठीक है, तो क्या करेंगे, तो CF बराबर हो जाएगा C1 प्लस C2x इंटू ई टू द पावर, कोई भी d1 ले लो चाहे d2 ले लो, दोनों तो बराबर ही है, d1x। ठीक है, ये C1 और C2 कांस्टेंट है, याद रखिएगा, C1 और C2 कांस्टेंट है। दोस्तों यही कांस्टेंट निकालने के लिए हमको बाउंड्री कंडीशंस का आवश्यकता पड़ता है, बाउंड्री कंडीशन या इनिशियल कंडीशन का आवश्यकता पड़ता है। ठीक है, जिसके हेल्प से हम कांस्टेंट्स निकालते हैं। याद है इंटीग्रेशन में भी एक कांस्टेंट आता है C, जिसको हम लोग गिवन कंडीशन के, बाउंड्री कंडीशन या इनिशियल कंडीशन के हिसाब से निकालते थे, C1 और C2, चाहे जितने भी कांस्टेंट्स होंगे। यहाँ दो कांस्टेंट है तो यहाँ पे दो इक्वेशन का आवश्यकता पड़ेगा, और दो इक्वेशन की वजह से दो कंडीशन का आवश्यकता पड़ेगा। यहाँ भी दो कांस्टेंट है तो दो इक्वेशन का आवश्यकता पड़ेगा और दो कंडीशन का आवश्यकता पड़ेगा। वो सब सवाल में दिया रहता है, उसके लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है आपको। ठीक है, अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो आंसर कांस्टेंट्स में ही छोड़ दीजिए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए ये तो ये हो गया। अच्छा, तीसरा कंडीशन क्या है, इफ d1 एंड d2 आर कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब जिसमें इमेजिनरी वैल्यू भी हो, मतलब d1 एंड d2 इज इक्वल टू, सपोज एक फॉर्म हुआ ऐसा, a, हाँ चलो ऐसा, मतलब कोई भी फॉर्मेट ले लो, जैसे समझ लीजिए आप कि अल्फा प्लस आई टाइम्स बीटा, ये तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, प्लस माइनस ऐसा आ गया। अगर d1 और d2 का रूट ऐसा भी आ सकता है, कोई खास बात नहीं है ना। अगर ये अल्फा प्लस माइनस आई बीटा के टर्म में आ गए तो यहाँ दो रूट है, एक तो प्लस वाला और दूसरा माइनस वाला, और ऐसे भी आते हैं इसमें, मैं दिखाऊंगा आपको, ऐसे भी आते हैं इसमें। ठीक है, तो इस केस में क्या करेंगे, CF क्या हो जाएगा, इस केस में CF हो जाएगा e टू द पावर अल्फा x इंटू C1 साइन बीटा x प्लस C2 कॉस बीटा x। ये तीन चीजों को आपको ध्यान में रखना है।
बोलोगे सर 3 रूट होगा तो क्या होगा? अरे 3, अगर ये ट्रिपल डिग्री का होता, अगर वो क्यूबिक रूट का होता, अगर उसका ऑर्डर जो है अगर ऑर्डर नंबर 3 होता तो 3 आता, 3 रूट निकलता, तो भी वो इसी तरीके से चलता। वो परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। 2 रूट है तो 2 कांस्टेंट आएंगे, 3 रूट है तो 3 कांस्टेंट आएंगे। ठीक है, इस तरीके से चलेगा ये। ठीक है, इसको आपको लिख लेना है। अच्छा, अब सवाल है कि पार्टिकुलर इंटीग्रल का, पीआई का होता है फॉर्मूला 1/FD। FD मतलब क्या? ये वाला D। जो भी फंक्शन आपको आया है ऑक्सिलरी फंक्शन, उस फंक्शन को आप यहां लिख दीजिए और इनटू वो वाला fx, और इसका भी गिवन कंडीशंस है। ठीक है ना, बट हम उसके डिटेल में नहीं जा रहे। अगर इस केस के लिए देखा जाए तो होगा 1/d² प्लस AD प्लस B इंटू fx। अब fx चाहे जो भी हो, दिस इज PI। ठीक है, अब इसके डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं, ये और भी वास्ट होता चलता है, बट हमको उससे कोई लेना देना अभी नहीं है। फिलहाल हम इस पर ध्यान देंगे। और PI ये होता है बेसिकली, ये आइडिया होना चाहिए। ठीक है, अगर fx 0 होता तो क्या होता? PI का कोई टर्म ही नहीं आता, तो y क्या हो जाएगा? सिर्फ CF, PI 0। अगर ये 0 होता तो हमको PI का चक्कर ही नहीं आता। ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिए आप अच्छे से। लिख लीजिए इसको अच्छे से। और इतना जब समझ गए तो हम चलते हैं अब अपने उसी इक्वेशंस पे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए, अब जो कहते हैं कि हमारा इक्वेशन जो है, हमारा इक्वेशन क्या है भाई? तो हमारा इक्वेशन जो आया है, जो डैम्प्ड फ्री ऑसिलेशन का जो रिलेशन आया है, वो आया है B/m x डॉट प्लस K/m इंटू x इज इक्वल टू 0। तो हमारा जो इक्वेशन था वो था डैम्प्ड फ्री ऑसिलेशन या SHM। तो ये कंडीशन आया था। ठीक है, अब इसको मिलाइए उस पर। इसका CF बनाने के लिए जो है, अगर पहले तो हमको CF बनाना पड़ेगा, PI का चक्कर ही नहीं क्योंकि यहाँ 0 है। तो CF जो बनेगा और Y जो होगा वो सिर्फ CF होगा, तो हम CF निकालिए, मेरा कहानी बन गया। तो CF निकालते हैं। CF का हमको पता है, इसके लिए पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालना पड़ेगा। तो यहाँ x डबल डॉट है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? d² प्लस B/m d प्लस K/m इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए उसके बाद हम क्या करेंगे? इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, वही श्रीधराचार्यस रूल कि d इज इक्वल टू माइनस B/m प्लस माइनस रूट अंडर B² दैट इज B² अपॉन m² माइनस 4, a क्या है 1 और c क्या है K/m अपॉन 2a, a क्या है 1। इसको तो सबसे पहले लिख लीजिए आप। ठीक है, अच्छा अब इसको कुछ नहीं करना है, रीअरेंज करना है। थोड़ा ढंग से रीअरेंज करेंगे इसको। d इज इक्वल टू, इसको 2 को हम यहाँ चाहते हैं यहाँ लिख ले। ठीक है ना, और फिर 2 यहाँ पे जो आएगा वो अंदर जाएगा तो 4 आएगा, तो हम उसको भी लिख लेते हैं। दैट इज B² अपॉन 4m² प्लस माइनस ये 4 से 4 चला जाएगा तो बचेगा K/m। ठीक है, ये कंडीशन। ठीक है, अच्छा एक छोटा सा चीज हमको बस करना है और उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा, कोई खास बात नहीं है। वो ये कि अगर हम
इस के बाई एम को पूरा बाहर ले आए, अच्छा ये माइनस में चलेगा, हाँ ठीक है, अगर इस के बाई एम को हम पूरा बाहर ले आए तो मुझे क्या आएगा, b माइनस बी अपॉन 2m अपॉन के अपॉन एम, ठीक है, प्लस माइनस, ठीक है, नहीं यहाँ पे रूट अंडर आएगा, हाँ ये मतलब ऐसा समझे, मैं बता रहा हूँ, मैं एक और चीज़ कर देता हूँ ताकि आपको आसान हो जाए, b अपॉन 2m प्लस माइनस, देखो बी स्क्वायर अपॉन 4m स्क्वायर, ठीक है, इसको देखो माइनस, इसको हम इसको क्या लिखते हैं याद है, ओमेगा n लिखेंगे, ओमेगा n क्या है, वही याद करो, ये है ना, होता था ना ओमेगा, ये पहले हम ओमेगा लिखते थे क्योंकि वहां पे डैम्पिंग तो था ही नहीं, तो मेरा ओमेगा से काम चल जाता था, यहाँ पे मल्टीपल ओमेगा आएगा, एक और ओमेगा आएगा, डैम्पिंग ओमेगा आएगा, ठीक है, तो उसके लिए हमको अलग अलग लिखना जरूरी है, इसलिए हम इसका सफिक्स जोड़ देते हैं n, जिस इसको बोलते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ध्यान रखिएगा इसको, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ये वही वाला है, रूट अंडर के अपॉन एम का नाम ही होता है नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ठीक है, बट पहले इसका चर्चा नहीं होता है क्योंकि पहले डैम्पर नहीं था हमारे पास, अब डैम्पर आ गया तो थोड़ा चर्चा करना पड़ेगा इसका, ठीक है, तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम सफिक्स में n लगा दिए हैं ताकि इसको बोल सके हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ठीक है, चलिए अब इसको हम बाहर निकालते हैं, अब अगर बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, b अपॉन 2m अपॉन, या फिर ऐसा करो b अपॉन 2m ओमेगा n प्लस माइनस, ठीक है, ना ना इसमें नहीं आएगा, इसमें आएगा 1 अपॉन ओमेगा है ये, या फिर ओमेगा है, ये कॉमन लिए, ठीक, तो यहाँ क्या आ गया, बी स्क्वायर अपॉन 4m स्क्वायर इंटू ओमेगा n स्क्वायर माइनस 1, ये क्यों लिखे हैं समझ में आ जाएगा, इस टर्म को हम कुछ डिफाइन करना चाहते हैं। अच्छा दूसरी बात एक और चीज देख लीजिए, अगर हम ओमेगा n को पूरा बाहर ले लें तो आएगा क्या, माइनस बी अपॉन 2m ओमेगा n प्लस माइनस रूट अंडर b, देखिएगा हम जो लिख रहे हैं b अपॉन 2m ओमेगा n का होल स्क्वायर माइनस 1, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बताइए बताइए, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, कहानी बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं, ये कंडीशन, ठीक है। अब जो कहने का मतलब है, जो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आने वाला है उसको याद है, बहुत सारे बुकों में नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, बट आप आगे बढ़ोगे तो ये आएगा ही आएगा, ये जो टर्म है b अपॉन 2m ओमेगा n यहाँ भी और यहाँ भी है, उसको हम एक चीज़ का डिफाइन कर लेते हैं, b अपॉन 2m ओमेगा n को जीटा के नाम से जानते हैं, जीटा, और इसको बोलते हैं डैम्पिंग कोफिशिएंट, डैम्पिंग कोफिशिएंट या डैम्पिंग फैक्टर, बट बेसिकली इसको डैम्पिंग कोफिशिएंट ही बोलते हैं, डैम्पिंग कोफिशिएंट जीटा, ठीक है, तो अगर उसको जीटा बोलते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसा कि ओमेगा n माइनस जीटा, माइनस इसको जीटा लिख सकते हैं ना, और प्लस माइनस रूट अंडर जीटा स्क्वायर माइनस 1, लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं भाई, बिल्कुल लिख सकते हैं, देख लीजिए, ठीक है, एक एक स्टेप आपको समझ में आना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं एक्चुअली में, ठीक है, चलिए आप इसको पॉज करके लिख लीजिए अच्छे से, ठीक है, जीटा बोलते हैं डैम्पिंग कोफिशिएंट, कुछ नहीं है, एक फैक्टर डिफाइन करा गया है ताकि इतने बड़े इक्वेशन को हम इससे डिनोट कर सकें, ठीक है ना। किसी भी ऑसिलेटरी सिस्टम के जीटा को हम लोग जानना चाहते हैं, पूछते हैं कि उसका जीटा कितना है, उसका डैम्पिंग कोफिशिएंट कितना है,
ठीक है, उसी अंदाज से हम कह सकते हैं कि मेरा सिस्टम कितना ज़्यादा ऑसिलेटिंग हो सकता है, कितना ज़्यादा वाइब्रेशंस ट्रांसफ़र कर सकता है, ठीक है, कितना डिस्ट्रॉइंग है, उसका नेचर पता चलता है। जीटा ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन व्हाट? सिस्टम। देखो ना, सिस्टम का सारा फैक्टर है, बीटा बी ओमेगा एन, क्या है ओमेगा एन? के बाई एम, है ना, ओमेगा एन भी तो के बाई एम है ना, तो वो भी तो सिस्टम पे ही डिपेंड करता है, और यहाँ बी, ये भी तो सिस्टम पे ही डिपेंड करता है, ठीक है। देखिए ये जो जीटा है बेसिकली क्या है? दैट इज बी अपॉन 2m अपॉन ओमेगा एन। ओमेगा एन क्या है? तो रूट अंडर के बाई एम। ओमेगा एन तो वही लिखते हैं ना, रूट अंडर के बाई एम। तो ये क्या हो जाएगा? b अपॉन 2m इंटू रूट अंडर m बाई के। तो इट इज बेसिकली नथिंग बट b अपॉन 2 रूट m इंटू के। लिखने का तरीका और कोई खास बात नहीं है। जो याद रहता है हम लोगों को वो ये याद रहता है, इट इज़ b 2m ओमेगा एन, ठीक है, और b बाई 2m इज इक्वल टू b बाई m जो होता है दैट इज 2 जीटा ओमेगा एन, ठीक है। याद रह जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो जो d हमको आया है वो कुछ ऐसा आया है, ये इस टर्म में, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज माइनस ओमेगा एन माइनस ओमेगा एन, ठीक है, और जीटा माइनस प्लस कॉमन ले लिया हमने, रूट अंडर जीटा स्क्वायर माइनस 1। अच्छा, आप पूछोगे कि यहाँ पे सर यहाँ प्लस माइनस से हम माइनस प्लस क्यों कर दिया? ताकि आपको दिखाई दे कि माइनस कॉमन लिए हैं हम, ठीक है, और कोई खास बात नहीं है। तो यहाँ 2d आया, d1 आ गया क्या? माइनस ओमेगा एन जीटा माइनस रूट अंडर जीटा स्क्वायर माइनस 1। किसी को पहले लिख दो, चाहे इसको लिख दो चाहे उसको लिख दो, ठीक है। और d2 क्या आ गया? माइनस ओमेगा एन जीटा प्लस रूट अंडर जीटा स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। इसको देखिए और लिखिए अच्छे से, ठीक है। तो ये कंडीशन है बेसिकली, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब दो चीज़ हो सकता है, मैं बताता हूँ कैसे कंडीशंस हो सकते हैं, और मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मज़ा आएगा। सारा खेल इसी का है, सारा खेल इसी का है, ठीक है। सबसे पहली बात, ये जो d1 है ये क्या है? माइनस जीटा ओमेगा एन, ठीक है, और ये माइनस अंदर कर दीजिए तो प्लस ओमेगा एन रूट अंडर जीटा स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। दूसरा क्या है? माइनस जीटा ओमेगा एन माइनस ओमेगा एन रूट अंडर जीटा स्क्वायर माइनस 1। पहली बात तो ये लिख लीजिए आप, ठीक। अब समझिए, इसमें कंडीशन है, यही समझना है आपको। पहला कंडीशन, इफ जीटा स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1, इफ जीटा स्क्वायर ग्रेटर देन 1, अगर ये बड़ा होगा 1 से तो ये वैल्यू तो पॉजिटिव आएगा ना, ये वैल्यू तो पॉजिटिव आएगा ना, बिल्कुल। और अगर पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव का रूट अंडर तो रियल नंबर ही होता है ना। इमेजिनरी नंबर कब होता है? जब कुछ ऐसा टर्म आता है, ये इमेजिनरी नंबर है, बाकी ये तो क्या है? रियल नंबर है। इस कंडीशन के साथ में कि इफ दिस कंडीशन प्रिवेल्स देन d1 एंड d2 आर रियल नंबर, ठीक है। तो इस पे कौन सा कंडीशन लगाएंगे CF का? रियल नंबर वाला, ठीक है। चलिए, इफ जीटा इज इक्वल टू 1, अगर जीटा 1 हो जाए तो ये पोर्शन तो 0 हो जाएगा, देख लीजिए। अगर जीटा 1 हो जाए तो 1 माइनस 1 तो 0 हो गया ना, ये पोर्शन खत्म, बच गया सिर्फ ये, तो हो गया कितना? d1 इज इक्वल टू d2, और वो तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, दैट इज माइनस जीटा, सॉरी जीटा तो वैल्यू 1 हो गया, दैट इज माइनस ओमेगा एन। इसका वैल्यू तो सिर्फ यही आ गया। तो इस पोर्शन को बोलते हैं, जब जीटा 1 हो जाए, मतलब डैम्पिंग सीज कर जाए, सॉरी मतलब डैम्पिंग कॉफिशिएंट 1 हो जाए, इस कंडीशन का नाम होता है क्रिटिकल डैम्पिंग।
इसी को बुकों में लिखा गया है क्रिटिकल डैम्पिंग, इसी को बोलते हैं क्रिटिकल डैम्पिंग, ठीक है। अच्छा, इसका भी कुछ नाम होगा क्या सर? हाँ बिल्कुल है, इसको बोलते हैं ओवर डैम्पिंग, ठीक है, क्रिटिकल डैम्पिंग, ओवर डैम्पिंग। अच्छा, लेकिन इफ जीटा स्क्वायर अगर लेस देन 1 हो जाए तो दोस्तों क्या होगा? ये टर्म निगेटिव हो जाएगा, और ये टर्म अगर निगेटिव हो गया तो सारा पंगा आने वाला है, ठीक है, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। कर रहे हो इमेजिन? देखिए, तो इसको सबसे पहले बोलते हैं अंडर डैम्पिंग, इसको बोलते हैं अंडर डैम्पिंग, ठीक है। ये क्रिटिकल डैम्पिंग, अंडर डैम्पिंग, ओवर डैम्पिंग, ठीक है, सबका देखेंगे कि करके। तो इसमें D1 और D2 क्या हो जाएगा दोस्तों? D1 एंड D2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा माइनस जीटा ओमेगा एन, ठीक है, और प्लस माइनस आई ओमेगा एन रूट अंडर जीटा स्क्वायर माइनस 1, ये कंडीशन। ये दो रूट है, ये दो रूट है, एक प्लस वाला एक माइनस वाला, ये कंडीशन है, ठीक है। अब हम लोगों को एक एक करके तीनों कंडीशन देखने हैं, और CF का वो कंडीशन लगाना है जो हम लोग इससे पहले कंडीशन देखे हैं मैथमेटिक्स में, ठीक है। लिखिए इसको, चलिए अब एक एक करके तीनों कंडीशन देखेंगे हम लोग। पहला कंडीशन ओवर डैम्पिंग का, ओवर डैम्पिंग, ठीक है। ओवर डैम्पिंग में क्या होता है? जीटा स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1, मतलब डैम्पिंग बहुत ज्यादा है इसमें, तभी तो जीटा बड़ा है, तभी तो जीटा बड़ा है। तो इस कंडीशन में क्या होगा भाई साहब? तो इस कंडीशन में होगा, देखिए जो सॉल्यूशन निकलेगा D1 और D2, D1 क्या आएगा? माइनस जीटा ओमेगा एन और प्लस ओमेगा एन रूट अंडर जीटा स्क्वायर माइनस 1, और D2 इज व्हाट? माइनस जीटा ओमेगा एन माइनस ओमेगा एन, ये दो वैल्यू है और दोनों रियल है। इस केस में क्या होता है? CF जो होगा, अच्छा इसमें तो PI क्या है इसमें? 0, क्योंकि फ्री था, फ्री वाले में 0 आ रहा था लास्ट में, इक्वेशन के बाद में 0 था ना, तो PI तो 0 है। अगर PI 0 है तो Y बराबर क्या होता था? CF प्लस PI, ठीक है। अब ये तो 0 हो गया, अगर ये 0 होगा तो सिर्फ बचा CF ना, तो इस CF की जगह तो हम Y भी तो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, और उसका वैल्यू क्या होगा? C1 e टू द पावर, ठीक है, माइनस, हम ना एक काम करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, ओमेगा एन रूट अंडर, सॉरी ओमेगा एन इंटू जीटा पहला वाला रूट प्लस रूट अंडर जीटा स्क्वायर माइनस 1 इंटू क्या? अब ई के इधर में पहले एक्स डालते थे, यहाँ क्या डालेंगे? तो देखिए जो इक्वेशन था मेरा क्या था? मेरा इक्वेशन ये था ना, एक्स डबल डॉट प्लस बी अपॉन एम एक्स डॉट प्लस के अपॉन एम इज इक्वल टू 0। याद कीजिए ये एक्स डबल डॉट क्या था? ये एक्स डबल डॉट था d2x अपॉन dt स्क्वायर। तो x किसका फंक्शन है? टाइम का। तो यहाँ पे क्या डालेंगे? t, ठीक है, और प्लस c2 e टू द पावर माइनस ओमेगा एन इंटू जीटा माइनस रूट अंडर जीटा स्क्वायर माइनस 1 इंटू टी। पहले तो ये लिख लीजिए, ये हुआ ओवर डैम्पिंग का सॉल्यूशन। कैसा ग्राफ है? एक्सपोनेंशियल। कैसा ग्राफ है? एक्सपोनेंशियल, मतलब y t के साथ कैसा वेरी करेगा? एक्सपोनेंशियल। कर दीजिए इसको एक्सपोनेंशियल। ठीक है, एक्सपोनेंशियल ग्राफ ऐसा होता है।
और इन्फिनिटी पे जाके एसिम्प्टोटिकली मिलेगा, ठीक है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल ग्राफ हमको तो पता है एक्सपोनेंशियल ग्राफ कैसा होता है, एंड दिस इज द ग्राफ, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्रिटिकल डैम्पिंग में। अब कहने का मतलब सर C1 C2 कंडीशन दिया ही हुआ नहीं, क्या निकाले, C1 C2 में से छोड़ दीजिए, ठीक है। C1 C2 डिपेंड करेगा डिफरेंट सिस्टम्स पे। अब आइए क्रिटिकल डैम्पिंग करना है, पढ़ना है, इसके आगे बहुत सारा चीज़ है जो आप इंजीनियरिंग में पढ़ोगे। देयर इज अनदर बुक, इसका एक अलग बुक ही आता है ऑसिलेशन का, ठीक है ना, वाइब्रेशन एंड ऑसिलेशन, ठीक है। चलिए क्रिटिकल डैम्पिंग, क्रिटिकल डैम्पिंग में क्या होगा, जीटा इज इक्वल टू 1। सो इफ जीटा इज इक्वल टू 1 देन व्हाट हैपेंड, D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा एन, ठीक है, दोनों बराबर ही आएगा। तो इसका y क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 t, x की जगह क्या हो जाएगा t इंटू e टू द पावर माइनस ओमेगा एन टी। ये भी तो सर एक्सपोनेंशियल ही है, आंसर है बिल्कुल है, t और y। ठीक है, बट ये बहुत जल्दी डिक्रीज करेगा, ठीक है, ये हम बता सकते हैं आपको अपने एक्सपीरियंस से कि ये फंक्शन और इसके कांस्टेंट के फंक्शन, इन दोनों को जब आप मिलाओगे तो ये जल्दी डिक्रीज करेगा, मेरा कहने का मतलब है। नहीं सॉरी लिटिल मिस्टेक, नहीं ये फंक्शन, एक मिनट सही कर ले इसे, ये देर से डिक्रीज करेगा, मतलब ये जल्दी डिक्रीज करेगा, क्योंकि इसका C1 और C2 जो है जब इसको हम मिलाएंगे अपने मैथमेटिक्स से तो ये जो फंक्शन आएगा ज़्यादा डीप स्लोप का आएगा। मतलब मैं समझाता हूँ क्या, अगर एक ग्राफ दिया हुआ है t और y, एक दिया हुआ है दोनों सेम एम्पलीट्यूड से चला, ऐसा ऐसा, ठीक है। अब आपसे पूछा कि कौन ओवर डैम्प है, कौन ये डैम्प है, तो ये वाला ओवर डैम्प होगा, दिस इज ओवर डैम्प, ठीक है, सॉरी मिस्टेक हो गया था, वो ओवर डैम्प, और ये जो है वो है क्रिटिकल डैम्प। इसको ध्यान रखिएगा, ये कई बार पूछा भी गया है, ठीक है, दैट इज ओवर डैम्प और दैट इज क्रिटिकल डैम्प, ठीक है, ये कंडीशन है। ये जो डिस्टरबेंस आएगा ऐसे केसेस में, इन दोनों केसेस में जो डिस्टरबेंस आने वाले हैं वो क्या होगा, वो तुरंत सीज कर जाएगा जीरो पे। आप बाइक पे बैठते हैं, बाइक पे लगा होता है सस्पेंशन, लेकिन आपने देखा होगा सस्पेंशन में स्प्रिंग लगा होता है, लेकिन साथ में ऐसा लगा होता है कवर टाइप का, जिसको बोलते हैं सस्पेंशन, ठीक है, आपने कभी देखा होगा, एक ऐसा रहता है और इसी के अंदर से एक रॉड निकला होता है और यहाँ पे एक स्प्रिंग लगा होता है, इसको बोलते हैं सस्पेंशन, ठीक है। तो एक तो स्प्रिंग है और दूसरा है सस्पेंशन, जो डैम्पर है वो, ये डैम्पर और स्प्रिंग मिल के सस्पेंशन बनाता है। तो देखते हो आप बैठते हो और एक बार, हाँ खत्म कहानी, गड्ढा आया, ऐसे थोड़ी ना होता है कि आप ऐसे ऐसे वाइब्रेट करते रहते हो, वो एक बार बैठे खत्म, ये वही है, ये वही चीज़ है, वो सब ओवर डैम्प्ड होता है, एक बार बैठे और बस कहानी खत्म। डोर क्लोजर, आप देखते हो डोर क्लोजर, अंदर गए और छोड़ दिए तो कैसे आता है, एक बार आया और फिर धीरे से बंद हो गया वो डोर क्लोजर, ये सब ओवर डैम्प्ड सिस्टम सब है, ठीक है, लिख लीजिए, अब पॉज करिए और इसको लिख लीजिए। अब आएगा अंडर डैम्प्ड सिस्टम। इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिए अंडर डैम्प्ड ऑसिलेशन या एसएचएम, ठीक है ना, डिस्टर्बेंस छोटा है तो ऑसिलेशन एसएचएम ही बनेगा, इसमें जीटा स्क्वायर लेस देन 1 होगा, ठीक है। तो D1 एंड D2 क्या बनेगा,
वो बनेगा, चाहे मैं अलग अलग लिख देता हूँ, ठीक है ना, d1 इज इक्वल टू माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस, ठीक है, ओमेगा एन, ठीक है, आई, या फिर ऐसा करें आई ओमेगा एन रूट अंडर जीटा स्क्वायर माइनस 1। ये आई क्या है दोस्तों? अरे भाई साहब, आई बराबर रूट अंडर माइनस 1, उसको अलग कर दिए हैं, तब तो यही रह जाएगा ना, दैट इज आईटा d2। इसको आयोटा के नाम से भी जानते हैं, माइनस जीटा ओमेगा एन और माइनस आई ओमेगा एन रूट अंडर जीटा स्क्वायर माइनस 1, ये कंडीशन, ठीक है दोस्तों। तो अब कहने का मतलब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो याद करिए वो वाला कॉम्प्लेक्स नंबर वाला, तो y बराबर क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो ये चढ़ेगा, दैट इज e टू द पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी, ठीक है, और ये था अल्फा, ये पोर्शन हो गया अल्फा, ये वाला, और ये वाला हो गया बीटा, तो इनटू C1 साइन ओमेगा एन रूट अंडर जीटा स्क्वायर माइनस 1 इंटू टी प्लस C2 कॉस ओमेगा एन रूट अंडर जीटा स्क्वायर माइनस 1 इंटू टी, ठीक है, ये कंडीशन, ठीक है। ये कंडीशन दोस्तों आ गया आपका, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, मैं आपको समझाता हूं, इसको लिखेंगे ओमेगा डी, जिसको बोलेंगे डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी या डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, मैं बताता हूं कैसे। y इज इक्वल टू लिखेंगे e टू द पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी, ठीक है, C1 साइन ओमेगा डी टी और प्लस C2 कॉस ओमेगा डी टी, ये, ठीक है। अब ओमेगा डी क्या हो गया, इसको बोलेंगे डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी, दैट इज इक्वल टू ओमेगा एन रूट अंडर जीटा स्क्वायर माइनस 1, दिस इज ओमेगा डी बेसिकली, ठीक है, इसलिए हमने सफिक्स में लिख दिया। ओमेगा एन क्या है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ओमेगा डी क्या है, डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी, डैम्पिंग के बाद जो फ्रीक्वेंसी आएगा वो मेरा ये है, ठीक है। अब ये देखिए, ध्यान से समझिए मेरी बात, ये SHM, ये SHM जोड़ने पे क्या आएगा, SHM, दो SHM को जोड़ना हम सीख चुके हैं, ठीक है। ये दो एम्पलीट्यूड है, ये दो एम्पलीट्यूड जुड़ के एक एम्पलीट्यूड आएगा, याद होगा आपको कैसे जोड़ते हैं इसको, कॉस ओमेगा डी टी, इसको लिख सकते हैं साइन ओमेगा डी टी प्लस पाई बाई 2, और फिर वैसे ही जोड़ के निकालेंगे। याद कीजिए, आपने करा है ये सवाल, मैं समझाता हूं कैसे। अगर इसको देखा जाए, एक तो टर्म आ गया e माइनस जीटा ओमेगा एन टी, और इसको लिख सकते हैं C1 साइन ओमेगा डी टी, ये पिछले क्लास में आपको समझाया है, और इसको C2 साइन ओमेगा डी टी प्लस पाई बाई 2 लिख सकते हैं दोस्तों। इसको जोड़ना है, तो जोड़ना कैसे, ये है C1 और ये है C2, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल कितना है, पाई बाई 2, ये आ गया C, ठीक है। C इज इक्वल टू व्हाट, आपको पता है क्या होगा इस केस में, C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, दिस इज C बेसिकली, ठीक है, और दिस इज व्हाट 5, ठीक है। तो ये जो y नया आएगा वो क्या आएगा, C इंटू ई टू द पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी और साइन ओमेगा डी टी प्लस 5, ये कंबाइंड इक्वेशन है, ठीक है, देख लीजिए, ठीक है, लिख लीजिए, इसको पॉज करके लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके ग्राफ की तरफ। अब देखिए इस केस में दो पोर्शन है। अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ एक एम्पलीट्यूड है और साइन ओमेगा डी टी प्लस फाई है। ध्यान से देखिए ये ए क्या है, ए है सी ई टू द पावर माइनस जीटा ओमेगा एंड टी। ठीक, पहली बात तो ये कहने का मेरा मतलब ये है, जरा ध्यान से देखिए एम्पलीट्यूड कैसा है। तो एम्पलीट्यूड समय के साथ क्या कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? कम हो रहा है, क्योंकि यहाँ माइनस लगा है। और कम कैसे हो रहा है? तो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है। देख लीजिए बगल में ये लगा है, यानी कि समय के साथ एम्पलीट्यूड तो कांस्टेंट रहने वाला नहीं है, पहली बात। यानी कि ए क्या है, तो ये कहानी। अच्छा, अगर इस पोर्शन को बी मान लें तो बी क्या है, साइन ओमेगा डी टी प्लस फाइव। कहने का मतलब है इसके ग्राफ में दो पोर्शन होंगे, एक तो ए वाला पोर्शन होगा और एक तो बी वाला पोर्शन होगा। ए वाला पोर्शन जो होगा वो तो एम्पलीट्यूड है, वो तो समय के साथ जीरो हो जाएगा। और दूसरा वाला जो पोर्शन है बी वाला, वो तो एक साइन फंक्शन है, तो एक तो साइन ग्राफ होगा और दूसरा एक्सपोनेंशियल ग्राफ। तो इसको बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए कोई खास बात नहीं दोस्तों, एकदम सिंपल। ये t और ये y। अब अगर दोनों लेना चाहते हैं दोनों ले लीजिए, और ज़्यादातर बुकों में दोनों ही रहता है। तो मान लीजिए सबसे पहले ये, अगर हम इसका लें तो मान लीजिए इसका मैक्सिमम वैल्यू यहाँ से एम्पलीट्यूड ये डिक्रीज हो गया यहाँ पे, ठीक है। अगर हम प्लस और माइनस, क्योंकि साइन वैल्यू है तो प्लस माइनस दोनों चलेगा, हम दोनों ले लिए तो इसी के बराबर यहाँ मान लीजिए कट कर लीजिए ऐसा, ऐसा, ठीक है। और फिर यहाँ से ले लीजिए ये साइन फंक्शन, ये, ठीक है। ये क्या कैरी कर रहा है, ए वाला, दैट इज सी इंटू ई टू द पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी। और ये वाला पोर्शन क्या कैरी कर रहा है, तो साइन ओमेगा डी टी प्लस फाइव। आई बात समझ में? सिंपल, कोई 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 खास बात नहीं। क्या है इसमें भाई, ठीक है। तो ये कंडीशन है आपका, और इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी कितना है, ओमेगा डी। इसके इस ग्राफ का, इस वेव फंक्शन का, मतलब जो चल रहा है साइन कर्व, उसका फ्रीक्वेंसी क्या है, तो ओमेगा डी। ठीक है, सिंपल। क्या है इसमें, बात आई समझ में? तो ये कंडीशन है, ठीक है। इस पे कई सारे क्वेश्चन ही बन सकते हैं, मैं करा नहीं रहा हूँ, बट आप चाहे तो कर भी सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक सवाल देखते हैं इसके ऊपर। पहले देख लीजिए, इस ग्राफ को ढंग से देख लीजिए। इस ग्राफ में दो पोर्शन आएंगे, एक तो एम्पलीट्यूड वाला और दूसरा साइन फंक्शन, दोनों पैरेलली कैसे चल रहे हैं, ठीक है। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, ज़्यादा परेशान मत हो। पूछेगा नहीं आपसे, ठीक है ना, आगे पढ़ना है ये सारी बातें, बट अभी नहीं पढ़ना है। बट छोटा सा एग्जाम्पल देख लीजिए, मैं बताता हूँ, समझाने की कोशिश करते हैं इसको कुछ। जैसे मान लीजिए कि ऐसा समझ लीजिए, एक ग्राफ आपको दिया हुआ है, ऐसा समझो। यहां से यही मैक्सिमम है,
ये आपको दिया हुआ है कि यहाँ पे ये मैक्सिमम है, ठीक है। अगर ये मैक्सिमम है तो इसका जो ये होगा ये वाला, ये क्या हो जाएगा c इंटू ई टू द पावर माइनस जीटा ओमेगा डी। इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं आता है। इसका इक्वेशन क्या होगा, इसका हो जाएगा साइन ओमेगा डी टी, ठीक है, साइन ओमेगा डी टी प्लस पाई बाई 2, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये मैक्सिमम है, ये दिया हुआ है सवाल में। यानी कि फाई कितना है, फाई का हिंट कर दिया आपको। यहाँ पे फाई नहीं पता था, मैंने जनरल फाई लिया है इसलिए यहाँ से स्टार्ट किया है। फाई से तो यही होता है ना, स्टार्टिंग में बस प्रॉब्लम आता है, बाकी तो क्या दिक्कत है। यहाँ पे दे दिया है मैक्सिमम, ठीक है, और ये आपको दे दिया है ए, ये आपको दे दिया है ए, ठीक है। अगर ये ए है तो ये मान लो A1 है। ये कितने देर में आएगा, अगर ये t इक्वल टू 0 है तो ये कितना होगा बताइए। देखो ना, ये इस फेज से स्टार्ट किया है, फिर उसी फेज में पहुंच गया, फिर वहां से रिपीट करेगा अपना मोशन। क्या एक साइकिल पूरा हो गया जी। तो अगर ये 0 है तो ये t में आएगा टाइम पीरियड, और ये t कितना होगा, ये t होगा 2 पाई बाई ओमेगा डी जी, यही होगा। आई बात समझ में, ये कंडीशन, ठीक है। तो अब आपसे पूछता है कि A1 का रिलेशन बताएं, A के साथ A दिया हुआ है, A1 निकालना है, फाइंड A1, फाइंड A1। तो A1 कितना होगा भाई साहब, तो Y जो है वो A1 कब बनेगा, वो A1 बनेगा, अच्छा C क्या है, ये वाला, ये, तो यहाँ पे ये C की जगह क्या लिख सकते हैं, A, ठीक है ना। तो वो दैट इज A, ठीक है, और e टू द पावर माइनस जीटा। इस सवाल में जीटा भी दिया हुआ है, इस सिस्टम का जीटा गिवन है। गिवन क्या क्या चीज है, जीटा ओमेगा डी, ये सब दिया हुआ है, ठीक है। फाइंड A1, सवाल तो ये है। तो क्या हो जाएगा, A e टू द पावर माइनस जीटा और ओमेगा एन, ठीक है, और ओमेगा एन भी दिया हुआ है। एक्चुअली ओमेगा एन और जीटा दिया है तो ओमेगा डी निकाल सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली सिस्टम में जीटा और ओमेगा एन ही दिया होता है, ठीक है। टी क्या हो जाएगा भाई साहब, तो टी हो जाएगा आपको कितनी देर में हुआ, तो टी में हुआ, और टी कितना है, तो 2 पाई बाई ओमेगा डी, 2 पाई अपॉन ओमेगा डी। पहली बात तो ये, ठीक है। तो A1 क्या हो गया, A1 हो गया A e टू द पावर माइनस जीटा ओमेगा एन इंटू 2 पाई अपॉन ओमेगा डी को क्या लिखते हैं, ओमेगा एन इंटू रूट अंडर जीटा स्क्वायर माइनस 1। यानी कि ये ओमेगा एन से ओमेगा एन चला जाएगा, चला जाएगा नहीं चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा। तो बचेगा क्या, अच्छा इसको A1 अपॉन A लिख देते हैं, कुछ करना है मुझे इससे। ये क्या हो जाएगा, e टू द पावर माइनस 2 पाई जीटा अपॉन जीटा स्क्वायर माइनस 1 रूट अंडर। ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, आंसर है बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, ठीक है। देख लीजिए, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसका लॉग लेते हैं, दोनों साइड लॉग लीजिए। अगर हम दोनों साइड लॉग ले लेंगे तो ln A1 अपॉन A दैट इज इक्वल टू 2 पाई माइनस 2 पाई जीटा अपॉन रूट अंडर जीटा स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है। कर लीजिए, मैं आपको इससे एक चीज़ समझाना चाहता हूँ, पहले आप इसको कर लीजिए, इसको लिख लीजिए, उसके बाद वो क्वेश्चन करिए। ओके, अगर आप ध्यान से देखो तो मैं आपको समझा रहा हूं कि अगर ये A1 है तो A1 और A में रिलेशन तो ये आया, ठीक है। अगर हम आपसे पूछे कि A1 और A2 में रिलेशन क्या होगा, सपोज इफ दिस इज A2, इफ दिस इज A3,
ठीक है, तो क्या रिलेशन आ जाएगा, ln A2 अपॉन A, दैट इज हाउ मच, तो बेटा ये हो जाएगा माइनस, अच्छा A2 कब आएगा, अगर ये 2 पाई बाई ओमेगा डी पे आएगा तो ये कितने पे आएगा, 2t पे, ये भी तो एक टाइम पीरियड हो जाएगा, तो 2t मतलब क्या, 4 पाई अपॉन ओमेगा डी, 4 पाई वहां पे 4 हो जाएगा, दैट इज माइनस 4 पाई इंटू जीटा अपॉन रूट अंडर जीटा स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, क्या समझ आ रहा है, ठीक है। अच्छा दूसरी बात, अगर हम A2 और A1 में डिफरेंस देखना चाहते हैं, अगर हम A2 और A1 में डिफरेंस देखना चाहते हैं तो वही हो जाएगा A2 अपॉन A1, A2 अपॉन A1 आप एक काम करिए ना, दोनों को माइनस कर दीजिए, क्या क्या जाता है, ये मान लीजिए 1 है, ये मान लीजिए 2 है, और ये मान लीजिए 1 है, ठीक है। तो 2 में से 1 घटा लीजिए, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम, ये आकस्मिक घटनाएं मेरे दिमाग में कैसे चल रही है मैं बता रहा हूं कि हम करना क्या चाहते हैं, ln A2 अपॉन A माइनस ln A1 अपॉन A, ठीक है भाई, दैट इज माइनस 4 पाई जीटा इंटू रूट अंडर जीटा स्क्वायर माइनस 1, माइनस माइनस करेंगे तो हो जाएगा प्लस 2 पाई वहाँ माइनस है ना, तो जीटा इंटू रूट अंडर जीटा स्क्वायर माइनस 1, कोई दिक्कत नहीं भाई। अगर इसको हम करेंगे तो आ जाएगा, इसको कैसे लिख सकते हैं, A2 बाई लॉगरिथमिक ऑपरेशन A1 बाई A से चला जाएगा, और ये क्या बचेगा, ये 4 पाई है, ये 2 पाई है, तो बचेगा क्या, माइनस 2 पाई जीटा अपॉन जीटा स्क्वायर माइनस 1 का रूट अंडर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका क्या, ln A2 अपॉन A1 इज इक्वल टू माइनस 2 पाई जीटा अपॉन रूट अंडर जीटा स्क्वायर माइनस 1। बिल्कुल सही है भाई साहब। ये सत्यनारायण भगवान का कथा क्यों चला, ये चला बस इसलिए क्योंकि हम आपको दिखा सकें कि सक्सेसिव एम्पलीट्यूड में इसमें से इसमें, इसमें से इसमें, यानी कि इसका और इसका रेशियो सेम होगा। देख लीजिए, इसका और इसका रेशियो सेम चलेगा। देखिए ln A2 अपॉन A1 का भी रेशियो वही है, ln A1 अपॉन A का रेशियो भी वही है, ठीक है। यानी कि सक्सेसिव जो होते हैं, सक्सेसिव जो होते हैं, देखिए इसे दो बातें समझ आती है, मैं आपको समझाऊं, ठीक है। अगर ये दिया रहेगा तो आपसे पहला पूछेगा तो यहाँ क्या होगा 2 पाई। अगर ये A2 पूछ दिया तो 2 पाई की जगह क्या हो जाएगा 4 पाई। अगर ये A3 पूछ दिया तो क्या हो जाएगा 6 पाई। कहने का मेरा मतलब है कि अगर एक ये दे दिया और हमसे कोई भी पूछ लिया तो क्या हम बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। हमको आवश्यकता किस चीज़ की है, तो आवश्यकता है सिर्फ जीटा की और सिर्फ ए की, ठीक है। यहाँ हमने आपको यहाँ दे दिया क्योंकि आप घबराएं बिल्कुल भी ना। मुझे ये बताएं कि अगर सवाल में सिर्फ ए और जीटा दिया रहता तो क्या सवाल बनता कि नहीं बनता, बन जाता ना, इसलिए घबराएं बिल्कुल भी ना, ठीक है। देख लीजिए, पहली बात तो ये कि 2 पाई 4 पाई 6 पाई दे के बन सकता है, पहली बात। दूसरी बात तो ये अच्छी बात समझ में आई कि इन दोनों का जो रेशियो है वही इन दोनों का रेशियो है, वही इन दोनों का रेशियो है। तो कहने का मतलब है सक्सेसिव एम्पलीट्यूड का रेशियो भी सेम है। आई बात समझ में, लिख लीजिए। तो दो बातें ये बातें पूछ सकता है आपसे। जेई में एडवांस में ये सवाल आ सकता है आपके एग्जाम में, बट एडवांस में पूछता नहीं है, बट पूछ सकता है। तो एक बार में आपको दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि सक्सेसिव एम्पलीट्यूड का जो रेशियो होता है वो सेम होता है, ठीक है। लिख डालिए। ठीक है, चलिए। अब कोई पूछ देगा सर ये जीरो कब होगा, अब ये इनफाइनाइट टाइम में।
वो इन्फिनाइट टाइम में 0 होगा। ठीक है, तो ये हुआ आपका पूरा का पूरा सीन किसके लिए? डैम्पिंग फ्री ऑसिलेशन के लिए। ठीक है, लिख लीजिए। ठीक है, आपके HCV में भी दिया तो हुआ है बट उतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करा है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया पूरे अच्छे तरीके से, इसलिए ध्यान से पढ़िए इन चीज़ों को। ठीक है, दूसरा अब छोटा सा बस एक बस हम कहें जो कि मतलब इंट्रोडक्शन के रूप में आपको फोर्स डैम्प्ड ऑसिलेशन भी पढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए। फोर्स्ड डैम्प्ड ऑसिलेशन। अच्छा दोस्तों, एक चीज और मैं बता दूं आपको, अभी जो सिस्टम था हमारे पास, अभी जो ये सिस्टम था हमारे पास, इस सिस्टम में एक बार डिस्प्लेस किया छोड़ दिए, बस एक बार ऐसे करके डिस्टर्ब करके छोड़ दिए तो अपने आप ऐसे करके रुक गया। अभी तक तो 0 हो जा रहा था ना भाई, अब 0 नहीं होगा। क्यों नहीं 0 होगा? क्योंकि यहां पे तो हमने फोर्स देकर हटा लिया ना, एक बार बस इंपल्स दिए काम खत्म। यहां पे ऐसा नहीं होगा, यहां पे हम कंटिन्यूअस फोर्स देंगे। यहां पे क्या करेंगे? कंटिन्यूअस एक फोर्स देते रहेंगे, जैसे कि आपका जनरेटर, जैसे कि आपका कोई ग्राइंडिंग मशीन, जैसे आपके घर का मिक्सर ग्राइंडर, वो रेगुलरली वाइब्रेट होता रहता है, मैं बताऊं आपको। और वो वाइब्रेशन होता है मतलब प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस चलता रहता है, मतलब एक कंटिन्यूअस साइन फंक्शन वहां मिल रहा है उसको। समझिए, फिजिक्स के स्टूडेंट है तो ऐसे केसेस का जो सिस्टम बनेगा वो सिस्टम कुछ ऐसा होगा। ये कहोगे सर वही सिस्टम है। हाँ बालक, ये है तो वही सिस्टम, बट यहां पे क्या हो रहा है, एक फोर्स लग रहा है F, जो कि वाइब्रेटिंग, अच्छा जो कि वाइब्रेटिंग, मैं पहले मैं बता दूं, साइन ओमेगा टी प्लस 5, मान लीजिए ऐसा कोई फोर्स लग रहा है। अब कहने का मतलब है सर हर बार ये वाइब्रेटिंग हो जरूरी है क्या? नहीं, हो सकता है कांस्टेंट हो, बट मोस्ट केसेस में 95% केसेस में जहां पे वाइब्रेटिंग फोर्स आता है, जहां पे वाइब्रेटिंग फोर्स आता है वहां पे ये कॉम्बिनेशन लगता है, जबकि फोर्स आएगा साइन फंक्शन के साथ में। तो इसका एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा बनेगा? आ गया तो बारिश हो तो रुकिए ना, तो हम भी चल ही रहे, रुके ना, हम भी चल भी करेंगे। बाबा सुनिए ना, बाबा सुना है क्या? नहीं। तो इसका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा आएगा देखिए, ये इसका पार्शियल डिफरेंशियल कैसा आएगा? मान लो डिस्प्लेस हमने इधर करा है, ठीक है, तो इसका आएगा आपका F0 साइन ओमेगा टी प्लस 5 दिस माइनस ये bx डॉट NLM लगाना है और कुछ नहीं, दैट इज इक्वल टू m इंटू एक्स डबल डॉट। ये एक्स डबल डॉट क्या है? एक्सेलरेशन। ये क्या है? वेलोसिटी। और ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट। पर ये भी माइनस में होगा क्योंकि ऊपर है ना। तो यहाँ जो इक्वेशन बन के आएगा दैट इज mx डबल डॉट प्लस bx डॉट माइनस प्लस ठीक है kx इज इक्वल टू f0 साइन ओमेगा टी। देखिए यही वो था fx, जो वहाँ fx लिए थे, तो यहाँ पे t है, t का फंक्शन है इसलिए ft है।
यहाँ पे देखिए आ गया ना एक रिलेशन, ठीक है। अब यहाँ पे ये ओमेगा कौन सा ओमेगा है, मैं बताऊं, ये ओमेगा कौन सा ओमेगा है, क्या ये सिस्टम का ओमेगा है, नहीं, ये वो ओमेगा है जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ये ओमेगा है फ्रीक्वेंसी विच वी आर प्रोवाइडिंग, या फिर बेसिकली आप लिखिए फ्रीक्वेंसी विथ विच force is being transmitted, ठीक है। ये वो फ्रीक्वेंसी है जिससे कि फोर्स मिल रहा है। जैसे मैं बताऊं, अगर एक ग्राउंड पे एक जनरेटर रखा है तो वो वाइब्रेट कर रहा है, तो वो एक वाइब्रेशन से फोर्स को ट्रांसफर कर रहा है ग्राउंड को, दैट फ्रीक्वेंसी, वो तो वो मशीन का फ्रीक्वेंसी हो गया ना, जिस फ्रीक्वेंसी से वो फोर्स दे रहा है, दिस इज दिस वन, दिस इज ओमेगा। अब यहाँ पे तीसरा ओमेगा आ गया, एक ओमेगा डी था, एक ओमेगा एन था और एक ये ओमेगा है, समझ में आया? केस क्या है, फोर्स डैम्प्ड ऑसिलेशन। तो इसका जो इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा, एक्स डबल डॉट प्लस बी अपॉन एम एक्स डॉट प्लस के अपॉन एम एक्स इज इक्वल टू एफ नॉट बाई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड व्हाट, इसको हम लोग बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर फोर्स्ड डैम्प्ड ऑसिलेशन। आई बात समझ में? ये लिख लीजिए। अब पूछोगे मेरे से सर क्या यहां सी एफ और पी आई दोनों आएगा? आंसर है बिल्कुल आएगा। कर लीजिए इसको। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉज करके वीडियो जरूर नोट करिए। यहां पे जो हम इसका सॉल्यूशन करने आएंगे तो y बराबर सी एफ प्लस पी आई आएगा। दोस्तों यहाँ पी आई जीरो नहीं है, सी एफ तो वैसा ही आएगा जैसा पहले आता था, ठीक है। सी एफ तो पहले जैसा हम लोग कैलकुलेट किए पहले वैसे ही आएगा, बट एक यहाँ पे पी आई भी आएगा, यहाँ पे एक पी आई भी आएगा, लेकिन वो आपको मतलब निकालना नहीं सीखना है क्योंकि उसमें थोड़ा सा पेचीदगी है, क्यों झूठ मूठ के पचड़े में पड़े, ठीक है। हम इसका ग्राफ बताते हैं। एक तो सी एफ का ग्राफ पहले की तरह होगा जैसा, क्योंकि सॉल्यूशन भी उसी तरीके का आएगा। अगर इतने पोर्शन का सॉल्यूशन देखें तो वैसा ही आएगा ना, पी आई अलग होगा ना, बिल्कुल। तो पी आई के लिए हम बाद में सोचते हैं, पहले सी एफ का ड्रॉ कर लेते हैं। हम एक ही साइड का बनाते हैं, आप दोनों साइड समझ ले, लो दोनों साइड ले लो, कोई दिक्कत नहीं, लो ठीक है। ऐसा एक तो ये ऐसा आएगा ही आएगा, ठीक है। मतलब अगर ध्यान से देखो तो ये जैसा पहले आता था ये तो वैसा ही आएगा, डिक्रीज तो करेगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा, क्योंकि वो फोर्स अवेलेबल है, जीरो नहीं हुआ, इसलिए ये कंटिन्यूड रह जाएगा। कहने का मतलब है ये कंटिन्यूड रह जाएगा ऐसा। ऐसा ये कंटिन्यूड रह जाएगा, ठीक है। ये तो इस केस में वाइब्रेशन मिलना क्या बंद हो गया? जैसा सस्पेंशन में था, हम बैठते थे और ऊपर उठ जाते थे, ऐसा था नहीं, ये रेगुलरली वाइब्रेट कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसका जो डिस्टर्बिंग फोर्स है ये खत्म नहीं हुआ, ये तो है ही, ये तो सिस्टम दे रहा है, वहां कुछ नहीं दे रहा था, यहां दे रहा है, तो यहां रेगुलर वाइब्रेशन होगा। अब ये जो रेगुलर वाइब्रेशन होगा ये बड़ा खतरनाक चीज है, ये आपके मकान के बेस को कमजोर कर, सपोज करिए आगे जनरेटर है, अगर वो चलेगा ना तो आपके पूरे घर में आपको एक कंपन महसूस होगा, दैट इज वेरी डेंजरस, ओके। दैट कैन वीकन योर फाउंडेशन, जो घर की नींव है उसको हिला सकता है वो,
इसीलिए हम लोग दोस्तों जनरेटर जो होता है हम लोग एक डैम्पिंग पैड पे रखते हैं। मतलब एक ऊपर आप देखोगे कभी भी कोई जनरेटर होगा देखना, वो जमीन से कुछ ऊपर तक सीमेंटेड बना होता है, उस पर फिर रखते हैं हम लोग। या नॉर्मल जनरेटर जो होता है, छोटा सा जनरेटर जो शादियों में चलता है, वो देखना रेल पे बना होता है। एक ऐसा रेल बना होता है, रेल टाइप का, इस पे यहाँ पे चक्का होता है और इस पे जनरेटर होता है। तो ये डैम्पिंग पैड का काम करता है, ये लोहा। और प्लस इस चक्के में जो रबर लगा होता है वो भी डैम्पिंग पैड का काम करता है। रबर इज एन एक्सीलेंट डैम्पर। ठीक है, खैर ये तो बस छोटा सा बात था जो मैंने आपको बताया। इसमें समझने वाली बात क्या है वो ये है, मैं बताऊं आपको। इसका जो एम्पलीट्यूड का जो रिलेशन आता है वो पहले की तरह नहीं है, वो अलग है अब। ठीक है, दैट इज लाइक जो एम्पलीट्यूड होता है वो कुछ ऐसा होता है, F0 अपॉन m अपॉन रूट अंडर ओमेगा स्क्वायर। मैं बताऊं आपको, so okay now so this is F0 by m and it is nothing but it is omega square minus omega naught square का स्क्वायर और प्लस b ओमेगा स्क्वायर अपॉन m का होल स्क्वायर। इसको और अच्छे तरीके से भी लिख सकते हैं, मैं बताता हूँ कैसे। ठीक है, ये कौन सा ओमेगा है, जिस फ्रीक्वेंसी से फोर्स चल रहा है। ठीक है ना, इसको हम लोग कई बार ना ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी के भी नाम से जानते हैं। ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी ये वही वाला है जो फोर्स वाला है, जो फोर्स वाला आया था ना, ये वाला कहाँ गया, F0 साइन ओमेगा t प्लस फाइव, वही वाला ये ओमेगा है। ठीक है ना, और ये है आपका ओमेगा n। ओमेगा n क्या है, तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी। सबसे पहली बात तो ये लिख लीजिए। इसको हम कोशिश करते हैं कि और अच्छे ढंग से लिखें ताकि आपको सारा मैटर क्लियर रहे। ये t है यहाँ पे, ये y है। ठीक है, चलिए सब लिख लीजिए अच्छे से। चलिए उसके बाद थोड़ा सा हम इसको आगे लेके चलते हैं। इस केस का जो एम्पलीट्यूड होता है, मेन देखिए ये कैसे आया है ये मैटर नहीं करता आपके लिए अभी, क्योंकि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपको ये समझने का जरूरत नहीं है। ठीक है ना, बस ये इक्वेशन याद रखिए, इस इक्वेशन पे हम चलते हैं आगे, क्योंकि वो पी निकाल के आता है। ठीक है, जो कि आपके अभी काम का नहीं है। ठीक है, F0 बाई m और ये आ जाएगा। हम क्या चाहते हैं कि ओमेगा n बाहर निकालिए आप, ओमेगा n, चाहे पहले चलिए अच्छे से चलते हैं ताकि वो समझ में भी आए। अगर हम ओमेगा n स्क्वायर बाहर निकालते हैं तो ये क्या बचेगा, ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा n स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, प्लस अगर यहाँ भी ओमेगा n स्क्वायर ले लिया जाए तो क्या आ जाएगा, b अपॉन m, एक ओमेगा n इधर और एक ओमेगा स्क्वायर, ये स्क्वायर नहीं है। ठीक है, ओमेगा अपॉन ओमेगा n, ये अलग अलग कर लिए। ठीक है, ये कंडीशन है। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, यहाँ पे एक चीज़ और कर लीजिए। यहाँ पे आप, और इसका स्क्वायर ही है जी, स्क्वायर है यहाँ पे। आप क्या कर लीजिए, 2 यहाँ डिफाइन कर लीजिए, 2 यहाँ भी कर लीजिए। इससे कोई दिक्कत आने वाला नहीं है। इसलिए नहीं आने वाला है क्योंकि हमको जो चाहिए आपको समझ में आ गया होगा, इसको हम जीटा बनाना चाहते हैं। ठीक है ना, तो दिस इज a। अब आप क्या करिए, अच्छा ये भी स्क्वायर है ना, तो यहाँ 4 टाइम्स निकलेगा और अब बाहर जो निकले वो ओमेगा n स्क्वायर होगा, तो बचेगा ये m ओमेगा n स्क्वायर अपॉन रूट अंडर, मैथमेटिक्स है, और ये हो गया ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा n स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, और प्लस हमने क्या करा है, कुछ गड़बड़ है क्या,
ठीक तो है नहीं, यहाँ पे ये ओमेगा n टू द पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर है ना। आप अगर इसको मतलब ऐसा समझो, मैं समझाऊँ आपको, यहाँ देखिए यहाँ पे आ गया b अपॉन m, ठीक है, और इसका ओमेगा, ठीक है ना, इसका स्क्वायर है। तो अगर इसका स्क्वायर है तो इनटू हमको क्या करना है, वेट अ मिनट, मैं इसे चेक कर लूँ, 1 मिनट रुक जाइए। ठीक है, ध्यान से देखिए, थोड़ा सा हम लोग यहाँ करते हैं, यहाँ छूट रहा था। इस b अपॉन एम को हम क्या लिख सकते हैं, याद करिए, पिछले बार लिखा था अभी 2 जीटा ओमेगा n, ठीक है ना, बस यहाँ वही लिखना है आपको। a इज इक्वल टू एफ नॉट अपॉन m, ये हो गया रूट अंडर ओमेगा n टू द पावर 4, और ये हो गया ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा n स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और प्लस अगर b अपॉन m को 2 जीटा ओमेगा लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा यहाँ पे b अपॉन m को लिख लो लिखना हो तो 2 जीटा ओमेगा n, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा ये ओमेगा इसका होल स्क्वायर, ठीक है। बिल्कुल ठीक है, चलिए अब कोई दिक्कत नहीं है, अब आ जाएगा जो मुझे चाहिए वो आ जाएगा। अब आप क्या एक काम करिए, ओमेगा n स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए और ओमेगा n स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आने वाला, ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या है, करना ये है, समझिए बात को, आपको अगर ये करने के बाद क्या आएगा, मैं यहाँ लिखता हूँ, थोड़ा इक्वेशन बड़ा है इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है, और कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इक्वेशन ध्यान से बस देखना है, तभी आपको फील आएगा, बाकी तो ग्राफ तो डायरेक्ट भी बनाया जा सकता है याद करके, ठीक है। इट इज़ एफ नॉट बाई एम, और ये रूट अंडर ओमेगा n टू द पावर 4 ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा n स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, प्लस ये क्या हो जाएगा 4 जीटा स्क्वायर, और ये ओमेगा n स्क्वायर और एक और ओमेगा है, तो ये हो जाएगा ओमेगा n टू द पावर 4, और ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा n का स्क्वायर। मुझे इसके रेशियो की आवश्यकता है इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। अब आप क्या करिए, ओमेगा n बाहर ले जाइए, ओमेगा n टू द पावर 4 बाहर ले जाइए, तो ओमेगा n स्क्वायर निकलेगा, a इज इक्वल टू क्या हो गया एफ नॉट अपॉन m इंटू ओमेगा n स्क्वायर बाहर आ जाएगा, और बच क्या गया रूट अंडर ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा n स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, प्लस 4 जीटा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा n का होल स्क्वायर, ऐसा ये कंडीशन आ गया, ठीक है। तो ये हुआ आपका एम्पलीट्यूड का बढ़िया तरीका लिखने का, ठीक, लिख लीजिए इसको। तब इसके एम्पलीट्यूड का और टाइम के साथ ग्राफ बनाएंगे आप, देखिएगा। Okay, so now see. इसका ग्राफ कैसा आता है दोस्तों, देखिए ये कुछ ऐसा ग्राफ आता है, ये देखिए ये ऐसा आपका ग्राफ आएगा, ठीक है ना। ये होगा तब, ये देखिए ये यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो जाता है एम्पलीट्यूड, ठीक है, ये कहाँ पे जाता है मैं बताता हूँ, समझे। पहले इसको ग्राफ को लिख लीजिए, उसका समझ में आएगा। ये जीटा स्मॉल, यानी कि सपोज इफ इट इज जीटा 1, इफ इट इज जीटा 2,
इफ इट इज जीटा 3, ये अलग अलग सिस्टम है जिसका जीटा अलग अलग है, तो जीटा 1 इज लेस देन जीटा 2 इज लेस देन जीटा 3। ठीक है, पहली बात तो ये लिख लीजिए इसको। ये ज़्यादा डैम्पिंग होगा तो सिचुएशन ऐसा होगा। अब जो समझाने का विषय ये है वो ये समझे, ये ऐसा ग्राफ है, ऐसा ग्राफ क्यों आता है, ये कौन सा सिचुएशन है, तो ये है जब ओमेगा एन अपॉन या फिर ओमेगा अपॉन ओमेगा एन बराबर 1 होता है, ये तब का सिचुएशन आता है। क्योंकि जब ये रहता है तो ये पोर्शन क्या होता है, 0 होता है। मतलब समझे बात को, ये एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कब होगा, ये एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कब होगा, जब ये पोर्शन छोटा होगा, डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा ये एम्पलीट्यूड उतना बड़ा होगा। सिंपल सी बात है, सिंपल लॉजिक है। ये छोटा सबसे ज़्यादा कब होगा, जब ये 1 होगा। इसको हटा दीजिए, तो इस पूरे में से ये हट गया तो सिचुएशन तो घट गया ना, और इस ओमेगा अपॉन ओमेगा एन का वैल्यू 1 है। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना हो गया ए का। अगर हम आपसे बात करें ए मैक्स का, ए मैक्स, दीज आर द कंडीशन ऑफ ए मैक्स, अलग अलग सिस्टम का अलग अलग कंडीशन। ए मैक्स कब आएगा, ए मैक्स का कंडीशन क्या है कि ओमेगा अपॉन ओमेगा एन जो है वो क्या है 1। ठीक है, और वो जब ऐसा होगा तो ए मैक्स कितना आएगा, ए मैक्स आ जाएगा एफ अपॉन एम ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एफ नॉट, मतलब अपॉन ये तो 0 हो गया, एंड दिस इज रूट अंडर 4 जीटा स्क्वायर, और बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा 2 जीटा, क्या आएगा 2 जीटा। देख लीजिए, ठीक है। और भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ए मैक्स इज इक्वल टू एफ नॉट, ठीक है, एफ नॉट अपॉन 2 जीटा एम ओमेगा एन स्क्वायर। अब इस ओमेगा एन स्क्वायर को के बाई एम लिख सकते हैं, तो एम से एम कट जाएगा, पर उतना करने का जरूरत नहीं है, आप इतना तो समझे, ये है मैक्सिमम। ये क्या है, मैक्सिमम। देख लीजिए, इससे ज्यादा वैल्यू मैक्स का नहीं होगा, पहली बात तो ये। यानी कि एक सिस्टम, मेरी बात ध्यान से सुने, ये बहुत जरूरी है समझना, यानी कि एक सिस्टम का, एक वाइब्रेटिंग सिस्टम का, एक ऑसिलेटिंग सिस्टम का मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कब आएगा, जब ओमेगा अपॉन ओमेगा एन बराबर 1 होगा। दैट इज, ये टी नहीं है, ये ओमेगा अपॉन ओमेगा एन है। ठीक है, ये कब आएगा, जब ये होगा। और ये क्या है, ये क्या इंप्लाई कर रहा है कि ओमेगा बराबर ओमेगा एन, मतलब जब ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी, मेरी बात ध्यान से सुने, बड़ा बारीक बात है ये, जब ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी नेचुरल सिस्टम के नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाएगा तो सिस्टम का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगा। सिस्टम का एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। अगर सिस्टम का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगा, मेरी बात ध्यान से सुने, आप अभी तक एनर्जीज पढ़ रहे थे ना, एनर्जी कितना आ रहा था, हाफ के स्क्वायर, किसी भी सिस्टम का हाफ के एक्स स्क्वायर, एक्स क्या था एम्पलीट्यूड, अगर एक्स एम्पलीट्यूड होगा तो ए हो जाएगा हाफ के ए स्क्वायर। तो एम्पलीट्यूड तो जितना बड़ा होगा उतना, देखिए ना एसएचएम पढ़ रहे थे ना कि जो पोटेंशियल एनर्जी आ रहा था वो कितना आ रहा था, हाफ के एक्स स्क्वायर। अगर ये एक्स ए हो जाए तो ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना। अगर ये एनर्जी बहुत ज़्यादा हो गया और सिस्टम उतना एनर्जी नहीं झेल पाया, अगर सिस्टम उतना एनर्जी नहीं झेल पाया तो क्या होगा, सिस्टम तबाह हो जाएगा। सिस्टम क्या होगा, तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। मेरी बात कुछ आ रही है समझ में, सिस्टम तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। आई बात समझ में। तो कहने का मतलब है कोई भी सिस्टम, जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एक एग्जांपल दूं, एक ग्लास, जब एक ग्लास को एक ओपेरा म्यूजिक बजाता है आ करके वो ग्लास टूट जाता है, कभी आपने देखा होगा यूट्यूब पे या टीवी वगैरह पे, आवाज से शीशा टूट जाता है। कैसे, क्योंकि आवाज का जो फ्रीक्वेंसी है उस ग्लास के नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाता है, तो वो टूट जाता है, क्योंकि ये रीच कर जाता है। ये मौत है, ये तबाही है, ये नहीं आना चाहिए, हम नहीं चाहते ये हमेशा आए। ये जब भी आएगा सिस्टम को तबाह करके जाएगा। दिस कंडीशन इज कॉल्ड रेजोनेंस कंडीशन। इसको रेजोनेंस कंडीशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है,
इसलिए अच्छा, हर एक चीजों का एक अपना नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, चाहे वो लकड़ी का टुकड़ा हो, चाहे वो लोहे का टुकड़ा हो, चाहे जो भी मर्जी है मटेरियल ले लो, सबका एक अपना नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि सबका अपना के है और सबका अपना एम है। नेचुरल फ्रीक्वेंसी होता क्या है? √k/m। बात आई समझ में? तो अगर उस नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर अगर ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी आ गया तो सिस्टम तबाह होना निश्चित है, आप कोई बचा नहीं सकता उसको। देख लीजिए, क्योंकि ये रीच कर जाता है, सिस्टम के पास उतना एनर्जी हो जाता है जितना वो सह ही नहीं सकता। ग्लास टूट गया ना। एंड देयर इज एन एग्जांपल आल्सो, इट इज रिटन इन H.C. वर्मा की टैकोमा ब्रिज था। जब भी सोल्जर लोग, किसी के पापा आर्मी में हो गए तो उनसे पूछिएगा कि जब आप ओवर ब्रिज पे जाते हैं तो कदम के ताल मिलने नहीं चाहिए, अलग अलग कदम ताल चलता है। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी बिल्डअप ना हो जाए उतना जिसमें कि वो ब्रिज टूट जाए। और ऐसा केस हो चुका है। आप पढ़िएगा 243 नंबर पेज नंबर में पढ़िएगा, वो ऊपर से लिखा हुआ है, यू कैन रीड इट। द कंडीशन इज दिस वन, ठीक है। और ये एम्पलीट्यूड ज्यादा खतरनाक किसके लिए है? ये एम्पलीट्यूड ज्यादा खतरनाक उसके लिए है जिसका जीटा स्मॉल है। जिसका जीटा स्मॉल है उसको और खतरनाक सिस्टम है। और सपोज जीटा 0 हो जाए तो वो तो इन्फिनिटी हो जाएगा मेरे भाई। देख लो, जीटा 0 कर दो, ये इन्फिनिटी हो जाएगा। वो तो और मुश्किल केस है भाई साहब। ये देखिए, ये तो ऐसा जगह तो मिलेगा ही नहीं, ये तो कंटिन्यूअस कर भी नहीं आएगा। तो किसी भी सिस्टम को या तो इधर चलना है या तो उधर चलना है। भी इधर चलेगा तो टूट जाएगा। इसीलिए कई बार बड़े बड़े फैक्ट्रीज में जाओगे तो जैसे सिस्टम यहां से यहां पहुंचता है, वो उसके सारे मोटर्स स्टार्ट हो जाते हैं और उस इतना मतलब तेजी में यहां से यहां निकलता है कि यहां पे जल्दी सर्वाइव ही नहीं करता है। मतलब समझे, जैसे एक आग का तवा है, हम जानते हैं कि अपना हाथ रखेंगे तो जलेगा, लेकिन एक बार ऐसे करके ले लेंगे, तुरंत छू के हटा लिए, तो क्या वो जलेगा मेरा हाथ? आंसर है नहीं जलेगा। क्यों जलेगा? क्यों नहीं जलेगा? क्योंकि हमने हीट ट्रांसफर का टाइम ही नहीं दिया। उसी तरह क्या होता है फैक्ट्रीज में कि मशीन यहां से इस स्पीड बढ़ाया बढ़ाया बढ़ाया, ओमेगा क्या है? स्पीड, एंगुलर स्पीड, रोटेशन, फ्रीक्वेंसी, है ना। तो उसका रोटेशन यहां से यहां तक बढ़ा, बढ़ते बढ़ते जब यहां पे पहुंचा तो सारे मोटर से स्टार्ट हो गए। क्यों स्टार्ट हो गए? क्योंकि उसको यहां से यहां तक जितने जल्दी हो सके उसको लेके आना है, क्योंकि सिस्टम को इधर चलना है। सिस्टम में इधर में मेरा काम नहीं होने वाला, मेरा काम इधर होने वाला है। तो हम जल्दी से इसको यहां पे स्टार्ट होता है और सारे मोटर से एकाएक स्टार्ट हो जाते हैं ताकि इसको यहां से यहां तक तुरंत पहुंचा दे, यहां पर रहने का समय ही ना दे। सपोज यहां वो अगर ठहर गया तब तो तबाही आ जाएगा। आई बात समझ में? ये कंडीशन है, ठीक है। अच्छा, ये जो है ये ऐसा क्यों हुआ? ये क्या है? ये क्या है? ये सभी का कांस्टेंट है क्या? आंसर है बिल्कुल है। मैं बताता हूं कैसे। यहां पे ओमेगा अपॉन ओमेगा एन क्या होगा? 0। ये तो 0 है ना। आप पुट करके देखिए, इफ यू पुट ओमेगा अपॉन ओमेगा एन 0 इट विल बिकम 1। सॉरी, ओके। सो अच्छा, ये कर लीजिएगा यहाँ पे जीटा बराबर 0, तब का केस ये आएगा, ठीक है। अब ये कैसे आता है तो देखिए मैं बताता हूँ। यहाँ पे ओमेगा अपॉन ओमेगा एन क्या है? 0। इफ यू पुट ओमेगा अपॉन ओमेगा एन 0 हेयर देन इट विल बी बिकम 1 और ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1। तो उस केस में क्या आएगा? ये पोर्शन तो 1 हो जाएगा, नीचे वाला बचेगा बस ऊपर वाला पोर्शन। तो ये कितना है? ये है F0 अपॉन m ओमेगा एन स्क्वायर, ये वाला। ये सभी के लिए उतना ही है। देख लीजिए ना, उसमें अगर ये नीचे 1 ही बचेगा तो जीटा तो कहीं है ही नहीं, सिर्फ यही आएगा सभी का, चाहे जिसका ले लो, ठीक है। तो ये कंडीशन है। आई होप कि आपको मैंने समझाया अच्छे से। चलिए इसको देख लीजिए अच्छे से। चलिए इसमें और भी आगे चीज़ें, बट आपके काम के लायक नहीं, काम के लायक आपके बस इतना था। आप कैसे, और मैं छोटे में समझाया था, मैंने आपको ये बड़े में समझा दिया और होप कि आपको समझ में भी आया हो। बाकी तो भगवान मालिक है, ठीक है। इसको पढ़ लीजिए, इसको अच्छे से पॉज करके लिख लीजिए, अच्छे से समझिए। और अगर नहीं समझ में आए तो हमसे आप ग्रुप में पूछ सकते हैं सवाल।
और दूसरी बात है कि अब जो है हम आपको शीट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। शीट आपको मिल जाएगा आपके ऐप पे, ठीक है। आप अपने ऐप को चेक करिएगा, आपको शीट मिल जाएगा, शीट बनाइए। नेक्स्ट टाइम में हम लोग शीट डिस्कस करेंगे और एससी वर्मा का जो 2-4 सवाल बचा है उसको करके ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो थ्योरीज का ये लास्ट वीडियो ये खत्म है यहाँ पे एसएचएम, ठीक है। समझिए इसको अच्छे से। थैंक यू।